इस आर्टिकल के ऊपर में स्टार लगा लेना, क्योंकि रीजन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। तो ये कहते हैं ना, जितने बच्चे होंगे घर में उतने ही अच्छे, उतने ही हाथ होंगे काम करने वाले। तो वो पॉलिसी कहीं ना कहीं चल रही थी, तो उसको ब्रेक करने के लिए ये बोला गया कि भाई 5 से लेके 8 क्लास के बच्चों में आप लोग बच्चों को फेल नहीं करोगे। हो गई है कि भाई सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे पास हो जाएगा। जब बच्चा बिना पढ़े पास हो जा रहा है तो टीचर पढ़ाने की मेहनत क्यों करे? टीचर उससे बड़े आलसी होते जा रहे हैं आज की डेट में। तो जो पर्टिकुलर बच्चे को अगर डिटेन कर लिया जाएगा तो उसको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, और इसको यहाँ पर एक रेमेडियल इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर दिया जाएगा, ताकि उस बच्चे को फिर से मौका दिया जाए 2 महीने बाद में कि भाई अपना तुम यहाँ पर एग्जाम दो। इस आर्टिकल के ऊपर में स्टार लगा लेना, क्योंकि रीजन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। और रिसेंटली अभी यहाँ पर ये कोई ऐसा नहीं कि प्रेजेंट टाइम की न्यूज है, यहाँ पर 2019 में ये न्यूज आई थी, पर लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, कोविड-19 आ गई और बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ गई। तो अभी हम लोग इसको 2024 में गवर्नमेंट ने फिर से नोटिफिकेशन इश्यू किया है कि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दो। अब पॉलिसी क्या है, पहले आप लोग यहाँ पर ये समझिए। हमारे देश के अंदर में एक कानून लेकर आया जाता है जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो कब लेकर आया जाता है? वो हमारे देश के अंदर में 2009 में लेकर आया जाता है। 2009 में क्यों लेकर आया जाता है? क्योंकि हमारे देश के अंदर में 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया जाता है, यानी कि 86वां संविधान में संशोधन किया गया था, और ये किया गया था 2002 में। इसमें क्या प्रोविजन डाले गए थे? इसमें ये प्रोविजन डाला गया था कि भाई एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान के अंदर में। ये बेसिकली अगर बात करेंगे आर्टिकल 21A के अंदर में, क्योंकि 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट है ना, तो आर्टिकल 21A के अंदर में इसको यहां पर फंडामेंटल राइट बना दिया 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए जो नॉर्मल है, और 6 से लेके 18 साल बच्चों के लिए जो कि दिव्यांगन है। तो ये एजुकेशन राइट जो है बेसिकली ये यहां पर इंप्लीमेंट किया गया फिर एक कानून के द्वारा, जो कानून लेकर आया गया 2009 में। और इस कानून में ये बात बोली गई कि भाई जो 5 से लेके 8 साल के जो बच्चे होते हैं, खासकर अगर 5 से लेके 8 क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, उनका जो फाइनल एग्जाम होता है, अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो उनके माइंड पर बड़ा प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए उनको फेल करना बंद कर देते हैं। और इसको हम लोगों ने बोली नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि बच्चे को डिटेन नहीं किया जाएगा। अगर कोई बच्चा जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, आप लोग उस बच्चे को अगली क्लास में डाल दोगे, यानी कि फेल होने वाली कंडीशन जो है वो यहां से खत्म कर दी। तो यहां पर ये आखिर क्यों खत्म की गई कि भाई नो डिटेंशन पॉलिसी हम लोगों ने क्यों खत्म कर दी? इसका कोई फायदा दिख रहा था क्या? इसके पीछे ये बोला गया कि जो बच्चे होते हैं, खासकर अगर बात करें, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती थी कि भाई साहब आज की डेट में बच्चे जो है वो स्कूल में जा नहीं रहे थे। ठीक है, बहुत सारे आज के डेट में चाइल्ड लेबर या ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे थे। तो उसके चलते जो बच्चे स्कूल में जाते नहीं थे, अगर जाते भी थे तो भाई साहब वो 5वीं 8वीं में फेल हो गए, तो फिर रही सही एजुकेशन फिर छोड़ दी उन्होंने, फिर अपने काम धंधे में लग गए। तो ये कहते हैं ना, जितने बच्चे होंगे घर में उतने ही अच्छे, उतने ही हाथ होंगे काम करने वाले। तो वो पॉलिसी कहीं ना कहीं चल रही थी, तो उसको ब्रेक करने के लिए ये बोला गया कि भाई 5 से लेके 8 क्लास के बच्चों में आप लोग बच्चों को फेल नहीं करोगे। और साथ ही साथ में इनके लिए मिड डे मील स्कीम भी स्टार्ट की गई, तो यहाँ पर उनको आप लोग खाना पीना भी प्रोवाइड कराओगे, तो एक अच्छा माहौल रहेगा यहाँ पर। नॉर्मली बोला तो ये गया था कि भाई साहब आप लोग इस पॉलिसी के अंदर में ये लेकर चलोगे कि बच्चों को साइकोलॉजिकली प्रेशर फील करना ना पड़े, और बच्चों को अपनी लाइफ के अंदर में कहीं ना कहीं एक इस तरीके का मोटिवेशन रहे कि प्रैक्टिकल तरीके की एजुकेशन उनको देनी है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करके। पर लेकिन ये जिस मंशा के साथ में लेकर आई गई थी पॉलिसी, उस मंशा से इसने काम नहीं किया, क्योंकि ये उस टाइम पर यूपी की गवर्नमेंट थी, उसने ये पॉलिसी लेकर आई ताकि बच्चों के ऊपर में प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके, और इसमें यहाँ पर स्ट्रेस फ्री लर्निंग को यहाँ पर लेकर आया जा सके। इसे बोला गया कि एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात की गई। मतलब ये बोला गया कि यार एक बच्चा जो है वो 12 महीने पढ़ रहा है, आप लोग एक दिन एग्जाम लेते हो फाइनल यहाँ पर, और उसके बेसिस पर आप लोग डिसाइड कर लेते हो कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। आप लोगों को तो उसको कॉन्टिन्यूसली इवेल्युएट करते रहना चाहिए। जैसे नहीं, आप लोग हर हफ्ते अगर टेस्ट देते हो तो आप लोगों को पता चलता रहता है कि आप लोगों का लेवल कैसा है, तो आप लोग रेगुलरली अपने आप को इवेल्युएट करते रहते हो यहाँ पर। तो ऐसे ही बोला गया कि उसको कॉम्प्रिहेंसिवली इवेल्युएट करते रहना चाहिए, बच्चे को रेगुलरली प्रैक्टिकल तरीके से उसको सारी चीजें कंडक्ट करानी चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो एनसीईआरटी है, खासकर अगर आप लोग बात करोगे, जो सोसाइटी से रिलेटेड यहाँ पर खासकर बात करोगे, उसमें एजुकेशन को इस तरीके से पढ़ाया गया है
कि भाई साहब अगर बात करो 9 तक के बच्चों को, खासकर गांव के अंदर में उनको मिलाओ भाई साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी होती है उनसे मिलाओ, उनको बताओ किस तरीके से काम करते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से देखो, उनको कोई काम करने के लिए प्रॉपर उनको एक माहौल दो कि भाई साहब उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी उनकी बढ़ाओ। तो वो चीजें थी कि ये मत सोचो कि भाई एक छोटा सा एग्जाम क्लियर कर लिया और उसके बेस पर आप लोग उसका एनालिसिस कर लोगे। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, इंसान की कैपेबिलिटी कैसे देखी जाती है। अगर रियलिटी में कोई आप लोगों से पूछे तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि एक इंसान का एग्जाम नहीं निकल रहा है और वो इंसान जो है वो रेगुलर फेल हो रहा है, और उसके बाद भी इंसान जो है वो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए ललायत है, और उसके बाद भी इंसान जो है फिर से ट्राई करने के लिए ललायत है कि नहीं यार नहीं करना है फिर से, इतना जोश इस इंसान के अंदर में है। तो ये जज्बा इंसान के अंदर की सबसे बड़ी पावर होता है। यहाँ पर गिरने के बाद में अगर कोई इंसान उठकर चले तो वो रियलिटी में पावरफुल इंसान होता है। 99% लोग अगर गिर जाते हैं तो उनके अंदर में उठने की क्षमता नहीं होती है यहाँ पर। तो ये टेंडेंसी इंसान को सिखानी चाहिए और इसी के ऊपर में काम करना चाहिए। वो कहावत आप लोगों ने सुनी ना कि एक राजा हार गया था, हारने के बाद में एक गुफा में जाकर छिप गया, गुफा में वो छुपा रहा, फिर उसने एक मकड़ी देखी कि मकड़ी बार बार ऊपर से गिर रही थी और फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, फिर गिर रही थी, फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, एंड में आकर वो अपने जाला बनाकर ऊपर चढ़कर चली गई। तो राजा उससे इतना मोटिवेट हुआ कि यार एक छोटी सी मकड़ी हार नहीं मान रही है और तू आकर यहां पर छिप गया। तो वो कहानी बड़ी एक तरीके से इंस्पायरिंग स्टोरी थी जो मैंने बचपन में सुनी थी। तो वो चीजें कहीं ना कहीं आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो उस चीज पर फोकस देने की बात की जा रही है। सबसे बड़ी चीज क्या है लर्निंग गैप में, अभी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में ये भी बोला गया था कि भाई नो डिटेंशन पॉलिसी इसलिए लेकर आ रखे हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में क्या करते हैं, कई बार ये लगता है कि यार स्कूल का रिजल्ट खराब ना हो जाए, तो इसके चक्कर में जो बच्चे आज की डेट में ऐसे हैं कि जिनको लग रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं है, उन बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं देते थे। ऐसे भी कई सारी जगह से इस तरीके की चीजें रिपोर्ट की गई। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। खासकर अगर बात करेंगे आज की डेट में, अगर कोई बच्चा 5वीं क्लास में है तो भाई साहब वो तीसरी क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहे, 8वीं क्लास में है वो चौथी क्लास की एक तरीके से प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो जो फंडामेंटल जो लिटरेसी है और जो न्यूमेरेसी है, यानी कि उसको जोड़ घटा गुणा भाग के सिंबल तक समझ में नहीं आ रहे यहाँ पर, तो ये चीजें यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सरकार ने ये बोला कि जिस मंशा को लेकर ये पॉलिसी लेकर आई गई थी कि वो मंशा तो बड़ी अच्छी थी 2009 में कि बच्चे के मन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, चीजों को इंप्रूव कर देंगे। पर आज की डेट में जो अगर हम लोग देखते हैं 2019 में, यानी कि 10 साल बाद बैठकर इस पॉलिसी को जो कि लेकर आई गई थी, भाई उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आया कि हाँ ये पॉलिसी जो है चीजों को इस तरीके से सुधारेगी। तो इसी के चलते इनके द्वारा 2009 में बोल दिया कि नो डिटेंशन पॉलिसी को जो है हम लोग यहाँ पर ये खत्म करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से पढ़ाई में गैप आता जा रहा है। टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है कि भाई सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बच्चे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे पास हो जाएगा। जब बच्चा बिना पढ़े पास हो जा रहा है तो टीचर पढ़ाने की मेहनत क्यों करे, टीचर उससे बड़े आलसी होते जा रहे हैं आज की डेट में, तो उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम खराब हो जा रहा है। 8वीं तक उस बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, 9वीं और 10वीं में जाकर उसको बिल्कुल इतना प्रेशर में डाल दिया कि भाई अब तेरे बोर्ड के एग्जाम हो गए, और फिर 12वीं होते ही भाई साहब उसके आईटी के एग्जाम ले लिए जो कि ऑल इंडिया कंपटीशन है, और उसके बाद में आगे चलकर ग्रेजुएशन होते ही भाई साहब उसको यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन में बैठा दिया। तो भाई जो बच्चे की आदत ही नहीं है कंपटीशन को फेस करने की, वो आगे चलकर फिर डिप्रेशन, प्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में जाएगा यहाँ पर। तो वो दिक्कतें देखने को मिलने लगी यहाँ पर इसको लेकर, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत पीछे छूट गए इसमें। तो इसको लेकर सरकार ने क्या किया, 2019 में इन्होंने ये बोला कि देखो यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी और समझ लीजिए आप लोग, फिर मैं बता दूं कभी आप लोग इसको लेकर डाउट में रह जाए। यहाँ पर ये जो 2019 में जो यहाँ पर ये बात बोली गई, ये बोली गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या बोला गया, क्योंकि एजुकेशन जो है हमारे संविधान के अंदर में 7वें शेड्यूल के अंदर में जो 3 लिस्ट है, जिसको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, तो एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में आती है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर एजुकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने ये बोला कि भाई स्टेट तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम एजुकेशन को कैसे लेकर चलना चाहते हो, नो डिटेंशन पॉलिसी रखनी है या फिर नहीं रखनी है, ये तुम अपने हिसाब से यहाँ पर डिसाइड कर लो। उन्होंने नोटिफिकेशन इशू कर दिया, तो वो नोटिफिकेशन उस टाइम पर प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। अब ये नोटिफिकेशन को प्रॉपर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप कर दो, यानी कि इसको खत्म कर दो। ठीक है, एजुकेशन जो था वो पहले जो था वो संविधान के अंदर में, स्टेट के अंदर में आया करता था 7वें शेड्यूल में। ठीक है, पर लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ये 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी।
तो स्टेट लिस्ट में से निकालकर इसको कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में डाल दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर आज की डेट में आप लोग को ये चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए तो आप लोग ध्यान रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये लेकर आती है यहाँ पर इसी बेसिस पर। और देखो यहाँ पर एक बात और बता दूं, कई यहाँ पर एक बच्चे ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, अच्छा लगता है जब ऐसे क्वेश्चन आप लोग पूछते हो कि सर आपने तो ये बोला है कि हमारे देश के अंदर में 1976 में, सुनना ध्यान से कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, इतने डीपली जाकर अगर सोच पा रहे हो आप लोग तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात लगती है। हमारे देश में पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, दूसरी कब आई थी और तीसरी कब आई थी, पहले आप लोग ये बताइए, फिर आप लोग को उस बच्चे का क्वेश्चन समझ में आएगा कि कितने डीप जाकर उसने सोचा। पहली नेशनल पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में, दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में, और तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई अभी 2020 के अंदर में। तो अभी क्वेश्चन देखो उस बच्चे ने क्या पूछा कि सर आपने पढ़ा टॉपिक के अंदर में कि हमारे देश के अंदर में स्टेट लिस्ट के अंदर में आया करता था हमारा एजुकेशन का सब्जेक्ट, कब, ये यहां पर बेसिकली 1976 से पहले। तो 1976 से पहले जब ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आया करता था, तो फिर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैसे लेकर आ गई, जबकि ये इनका मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर, तो ये इस तरीके की पॉलिसी कैसे लेकर आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो कॉन्करेंट लिस्ट में तो यहाँ पर 1976 में आया, तो यानी कि ये वाली तो सही है, चलो इनका मुद्दा बन गया यहाँ पर कि ऐसी पॉलिसी लेकर आ सकते हैं, पर उससे पहले यहाँ पर ये ऐसी पॉलिसी लेकर कैसे आ गए। ये क्वेश्चन अगर कोई इंटरव्यू में आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग क्या आंसर दोगे इसका, आप लोग बताइए, देखता हूं आप में से कौन इसको अटेम्प्ट कर पाता है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ तो ये स्टेट लिस्ट में था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इस पे कानून बना रही है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझिए। तो इसको कहते हैं कि डीपली जाकर आप लोग चीजों को समझ रहे हो, तर्क वितर्क आप लोग यहाँ पर कर रहे हो। तो 1986 में यहाँ पर ये कॉन्करेंट लिस्ट बन गया था, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया। और 2020 में तो आज की डेट में चल ही रहा है यहाँ पर। हालांकि अभी जब यहाँ पर मुद्दा उठा कि अलग अलग लेवल पर खासकर नेशनल टेस्टिंग जो अथॉरिटी है यहाँ पर ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई, तो फिर से बोला था कि इसको कॉन्करेंट लिस्ट में से निकालकर इसको फिर से स्टेट लिस्ट में डाल दो। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए ताकि आप लोग चीजों को समझ सके। मुद्दा क्या है अभी यहाँ पर, इस चीज को समझो। देखो हमारे देश के अंदर में अगर कोई स्टेट लिस्ट के अंदर में भी अगर कोई सब्जेक्ट है, अगर 2 या 3 स्टेट मिलकर ये बोले सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई इसके ऊपर में कोई एक कॉमन कानून बना दो ताकि आप लोगों की गाइडेंस में हम लोग काम कर सकें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उसके ऊपर में पॉलिसी लेकर आ जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूनाइटेड नेशन क्या करता है, उसने सारी पॉलिसी बना रखी है ह्यूमन राइट को लेकर, चाइल्ड लेबर को लेकर, बच्चों की एजुकेशन को लेकर। अब मान लीजिए हम लोगों को अपने देश के अंदर में कोई ऐसी पॉलिसी बनानी है, तो हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं यूनाइटेड नेशन से यहाँ से कि अच्छा उसने क्या क्या पॉलिसी बना रखी है। तो कई सारे स्टेट जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल देते हैं जब इकट्ठा हो गए कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेट यहाँ पर कि भाई यार इसके ऊपर में कोई एक पॉलिसी बना दो ताकि उसका रेफरेंस लेके फिर हम लोग अपना कानून बना सके। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर इस तरीके की पॉलिसी लेकर आ जाती है जब कई बार स्टेट खुद आकर यहाँ पर सामने से बोल दे कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, भाई तू ये काम कर दे, फिर तेरे से हम लोग मिलकर ये काम कर लेंगे। ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिसी ऐसे आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो ये वाली पॉलिसी आई थी, यहाँ पर ये वाली पॉलिसी आई यहाँ पर अभी इसमें, अब यहाँ पर ये बोला राइटर ने कि भाई आप लोग फिर से क्या कर रहे हो, नई पॉलिसी जो आप लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है कि डिटेन फॉर अंडर परफॉर्मिंग द स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये तो उसके साथ में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आप लोगों ने यहाँ पर। मतलब नई पॉलिसी आप लोग लेकर आए, उसमें भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये बोला कि बच्चों को यार डिटेन नहीं करना है, उनको प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ में आगे लेकर चलने हैं। और आप लोग ने फिर से वही नो डिटेंशन वाली पॉलिसी को अगर स्क्रैप का आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग खुद अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आप लोग लेकर आए थे आप तो उसके खिलाफ जा रहे हो। उसमें भी आप लोगों ने कुछ ऐसी बात बोली थी, यानी कि सरकार को ये बोल रहे हैं यहाँ पर राइटर कि यार तुम फिर से अपनी बात से ही फिर वो कर रहे हो यहाँ पर, तो ये गलत चीज है यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर अभी सरकार क्या बोल रही है कि भाई जो पर्टिकुलर बच्चे को अगर डिटेन कर लिया जाएगा तो उसको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा और इसको यहाँ पर एक रेमेडियल इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर दिया जाएगा ताकि उस बच्चे को फिर से मौका दिया जाए 2 महीने बाद में कि भाई अपना तुम यहाँ पर एग्जाम दो। यानी कि एक बच्चा है वो 8वीं में फेल हो गया, भाई साहब फेल हो गया वो एक सब्जेक्ट के अंदर में, और वो सब्जेक्ट था मान लीजिए बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था, भाई साहब उसको हिस्ट्री पढ़नी थी, समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, वो फेल हो गया यहाँ पर, तो भाई साहब उस बच्चे को 2 महीने का टाइम दो और उसको प्रॉपर आप लोग उसको गाइड करो बच्चों को कि क्या कमी रही है 2 महीने में, और फिर से एग्जाम दो। अगर फिर से फेल हो जाता है यहाँ पर री एग्जाम के अंदर में, फिर तब उसको जाकर आप लोग को डिटेन करना है।
यानी कि एक चांस देने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लेंगे एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट, कि भाई साहब डिटेंशन का मतलब नहीं है कि आप लोग को चांस नहीं मिलेगा, आप लोग फेल हो गए यहाँ पर, अब अपने जूनियर के साथ में बैठना है, नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग को समझनी पड़ेगी। तो 2 महीने का टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है, ये रेमेडियल इंस्ट्रक्शन के साथ में, रेमेडी मतलब सॉल्यूशन देना है कि री एग्जाम में अब पास हो जाए। जैसे नहीं, आप लोग जैसे बीटेक अगर आप लोगों ने कर रखी है, तो बीटेक में कहते हैं इसी तरीके से कि भाई साहब ईयर बैक लग गई बंदे की, तो वाई भी बोलते थे नॉर्मली कि ये बंदा वाई भी वाला है, ठीक है। तो कई सारे लोग फेल हो जाते हैं, तो इसको एक तरीके डिटेन कर लिया, पिछली क्लास में यहाँ पर रह गया। तो ये चीजें यहाँ पर सेफ गार्ड के बारे में बात करें कि भाई साहब किसी भी बच्चे को यहाँ पर एक्सपेल नहीं किया जाएगा स्कूल से यहाँ पर बिफोर कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझे, यहाँ पर मतलब बच्चे को कई बार क्या करते थे, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन थे यहाँ पर जो कि कहीं ना कहीं ये एक शर्मनाक बात आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, कि बच्चे को स्कूल से भी निकाल दिया करते थे कि ये बच्चा जो है हमारे स्कूल में पढ़ने लायक है ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कई बार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता था। तो इस चीज को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चे को आप लोगों ने स्कूल में से निकाल दिया, अब बच्चा किस कैटेगरी में जाकर क्या कर रहा है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो एक शब्द यूज किया गया यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सबसे पहले ये एलिमेंट्री एजुकेशन को समझो, ये एलिमेंट्री एजुकेशन कितनी है, क्योंकि आप लोग खुद सोचो यहाँ पर क्यों बोला गया है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये एलिमेंट्री एजुकेशन ही वर्ड क्यों यूज किया गया है, ये मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन बना देंगे बड़े शानदार तरीके से एग्जाम के अंदर में, और इंसान घूम जाएगा इमीडिएटली। अब सोचो यहाँ पर, इसको मैं शानदार तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है कि ऐसा बच्चा जिसकी क्लास एजुकेशन की बात कर रहा हूं, वो बच्चा जिसको हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चे की जो बेसिकली जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो यहां पर आप लोग बात करो 6 से लेके 14 साल के बच्चे को। यानी कि कहने का मतलब है कि 8वीं क्लास तक बच्चे की एजुकेशन जो है, 14 साल का ये माना था कि 8वीं क्लास कंप्लीट हो जाएगी 14 साल के बच्चे को। ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान के अंदर में। तो जब फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर में कि भाई साहब उस बच्चे को आप लोगों को एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है, तो फिर फेल होने के बाद भी आप लोग उसको एक्सपेल कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप लोग अगर उसको एक्सपेल करोगे तो भाई वो तो कोर्ट में चला जाएगा डायरेक्टली, कोर्ट पैंट पहन के, कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं यहाँ पर ये, क्योंकि तुमने ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों को फंडामेंटल राइट दिया है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से यहाँ पर, और फिर कह रहे हो कि बच्चे को स्कूल से एक्सपेल कर दो, उसको स्कूल से निकाल दो। तो ये चाहकर भी तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बच्चे का फंडामेंटल राइट है। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाने के बारे में बात करेंगे ना एग्जामिनर, कि थोड़ा सा अंदर जाकर हम लोग काम करते हैं, तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बच्चे को देनी है 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को, यानी कि 8वीं क्लास तक आप लोगों को फ्री एजुकेशन देनी है, तो 8वीं क्लास तक एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। ये आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, ठीक है। प्राइमरी बोलते हैं 5वीं तक का, अपर प्राइमरी बोलते हैं बेसिकली 8वीं तक का। तो यानी कि प्राइमरी यानी कि 5वीं तक का, प्लस अपर प्राइमरी यानी कि 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं तक का, तो दोनों को मिलाकर यहां पर इनको कंबाइन कर कर हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखना जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी आ जाती है, उसके ऊपर जाते हैं हम लोग 9वीं और 10वीं, जो हम लोग यहां पर इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं, और 11वीं और 12वीं। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा और बता देता हूं। 9वीं और 10वीं को आप लोग बोलते हैं बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। 9वीं और 10वीं, और 11वीं और 12वीं को बोलते हैं इसको बोलते हैं बेसिकली सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना। तो पूरे को सेकेंडरी एजुकेशन बोल देते हैं, इसको सेकेंडरी एजुकेशन, इसको सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, और पूरे का नाम है यहां पर सेकेंडरी एजुकेशन। यानी कि यहां पर आप लोग 1 से लेके 8वीं तक को मिलाकर टोटल प्राइमरी अपर प्राइमरी को कंबाइन कर कर एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हो, और यहां पर इन दोनों को यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को कंबाइन कर कर इसको आप लोग सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हो। और फिर जब 12वीं से ऊपर जाते हैं तो उसको हम लोग हायर एजुकेशन बोल देते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है हमारे देश के अंदर में एजुकेशन को डिफाइन करने के लिए। तो ये टर्म आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग को हो सकता है कि स्टेटमेंट में अगर लिख दें कि एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, तो आप लोग तो यहां पर कंफ्यूज आ जाओगे। प्राइमरी एजुकेशन, अपर प्राइमरी एजुकेशन, तो ये हालांकि आप लोग पास कर कर आए हो, पास करके तो आए हो ना सारे के सारे ऐसा तो नहीं कोई भाई पास कर कोई भाई पास करके बैठा हुआ है? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना एग्जैक्टली 5वीं तक का, फिर 3, फिर 2, 2 प्लस 3, ये बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पर, ये आर्या ने बिल्कुल यही है जो आपने अभी कमेंट बॉक्स में लिखा है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर। अभी यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि एक टाइम पर फाइनल एग्जाम लेना, ये कहीं ना कहीं एक काफी एक गलत बात है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप लोगों ने बोला भी है कि हम लोग यहाँ पर एक तरीके से
कंप्लीट असेसमेंट करेंगे, होलिस्टिक प्रोग्रेस आप लोग लेकर चलेंगे। पर लेकिन ये तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ये तो बच्चे का होलिस्टिक प्रोग्रेस यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट अब देखो क्या पड़ेगा। अब दो तरीके के स्कूल होते हैं, एक तो होते हैं यहाँ पर प्राइवेट स्कूल और एक होता है गवर्नमेंट स्कूल। अगर कोई भी चीज इंप्लीमेंट करनी है, जैसे मैं बोल लूं कि आज से ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, सर्दियों की वजह से और पोल्यूशन की वजह से स्कूल बंद कर दिए, तो यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल है वो फिर भी चीजों को इंप्लीमेंट करके ले जाते हैं। वो पेरेंट्स जिनके पास में ठीक ठाक रिसोर्सेज है, मोबाइल भी है घर में, सारी इंटरनेट फैसिलिटीज भी है, उनके बच्चे प्रॉपर एजुकेशन के साथ में कंप्लीट रहते हैं। यहाँ पर मरते कौन है? गवर्नमेंट स्कूल वाले और ऐसे बेसिकली पेरेंट्स, खासकर जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो इस चीज के लिए बात की जा रही है कि सीबीएसई एफिलिएटेड और प्राइवेट स्कूल तो अडेप्ट कर लेंगे चीजों को इजीली यहाँ पर लेकिन अगर बात करो यहाँ पर, उनके लिए आप लोगों को सेफगार्ड प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जो पुअर परफॉर्मिंग यहाँ पर एक तरीके से स्कूल हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। स्टेट लेवल पर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, ये पॉलिटिकल चैलेंज रहेगा। कई सारे स्टेट बोलेंगे कि भाई हम तो इंप्लीमेंट नहीं करते यहाँ पर। जैसे कई बार, जैसे नहीं, वो स्टेट जहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट दूसरी है और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी है, वो चीजों को मानने से साफ साफ मना कर देते हैं। तो ये चीजें हैं यहाँ पर। तो जो आप लोगों ने फॉर्मेटिव जो असेसमेंट की बात की थी आप लोगों ने, तो उसको आप लोग कैसे लेकर चलोगे? तो ये कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पर एक अलग लेवल पर कहानी जड़ता हुआ नजर आएगा। तो नॉर्मली किसी बच्चे का डेवलपमेंट अगर होना चाहिए तो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस होनी चाहिए कि बच्चा सोचता कैसे है, बच्चा पढ़ता कैसे है, अगर टेंशन हो रही है तो उसको कैसे डील कर पा रहे हैं यहाँ पर, क्या अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, न्यूमेरिकल कैपेबिलिटी कैसी है, उसकी चीजों को स्किल सीखने की कैपेबिलिटी कैसी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। देखो मैक्सिमम लोग ना आज की डेट में स्किल को पकड़ नहीं पाते हैं। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैक्सिमम अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी इंसान से बोले कि भाई साहब उस इंसान को अगर चीजों को ढंग से समझना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये माना जाता है 21st सेंचुरी के अंदर में, अगर कोई इंसान किसी नई स्किल को लर्न कर ले, ठीक है, कोई नई स्किल को लर्न कर ले यहाँ पर, ठीक है, इसी के साथ में अगर उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसको बार बार पढ़े, उसको इसको फिर से उसके ऊपर में फोकस दे सके, रीलर्न करने की कैपेबिलिटी यहाँ पर रखना हो और न्यू लर्निंग की कैपेबिलिटी यहाँ पर रखता हो, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेजेंट टाइम की एजुकेशन के अंदर में। मतलब कुछ आ नहीं रहा है, सीख लेंगे पर लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस और एक तरीके की कॉम्प्रिहेंसिव चीजों को आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग प्रॉपर बच्चे को उस लेवल पर डेवलप कर पाओगे यहाँ पर। तो न्यू डिटेंशन पॉलिसी, वो आप लोग की जो स्प्रिट है यहाँ पर, जो आप लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए थे ना, उसको पीछे छोड़ देगी। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल आप लोगों को यहाँ पर नेसेसरी रखने, यहाँ पर लर्निंग में अगर आप लोग देखोगे, एक इंसान जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको प्रैक्टिकल करने नहीं आते भाई साहब, वो अपना प्रोजेक्ट तक खरीद कर बाहर से लेकर आ जाता है आज की डेट में। तो यह क्या क्वालिटी एजुकेशन लेकर आओगे? फिर बोलोगे कि बच्चों के पास में स्किल नहीं है, फिर चाइना मजाक उड़ाएगा कि तुम्हारे पास में स्किल नहीं है, फिर दुनिया में आप लोग कहोगे कि पॉपुलेशन तो है पर स्किल नहीं है। तो ये सारे के सारे मुद्दे आप लोग को बार बार देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात फिर से मैं वही बोलूंगा जो मैंने पहले आर्टिकल में बोली थी, कलेक्टिव एफर्ट है भाई। अगर गांव में कोई स्कूल है और वो गवर्नमेंट स्कूल है, और उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में टीचर अगर कोई पढ़ा नहीं रहा है ढंग से, टाइम पास कर रहे हैं वहां पर, मिड डे मील स्किल चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पैक कर कर ले जा रहे हैं मैंने कहा था ना, अभी एक दोस्त है जो कि अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसने बताया कि वहां पर एक मैडम है। तो भाई साहब वो मैडम क्या करती है, वो मिड डे मील स्कूल पैक करवाती है, स्कूल में तो खाती है, शाम का पैक करवा के लेके जाती है। और जहां पर वो रहती है, क्योंकि स्कूल लग गई है, गवर्नमेंट स्कूल में लग गई है, तो एक कमरा ले रखा है रूम रेंट पे वहां पर। उसमें वहां पर उसने ये जो बर्तन होते हैं, जो खुद खाना नहीं बनाती है, वो बर्तन धुलने के लिए भी उसने काम वाली लगवा रखी है, जो ये वाले बर्तन धुलती है, जो कि वो पैक खाना करवा के बाहर से लेकर आती है। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए किसी स्कूल में, मान लीजिए लंच जो पीरियड है वो वहां पर होता है 30 मिनट का, तो भाई साहब 45 मिनट का चलाते हैं, 15 मिनट पहले उसको कर देते हैं, 15 मिनट बाद तक चलने देते हैं। ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ रह जाती है टीचर की, आप लोग यहाँ पर ये देखो फिर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई देखने वाला ही नहीं है, जब सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, तो भाई करने दो। तो ये कंडीशन आप लोगों को, सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई टीचर ऐसी हरकतें कर रहा है उस एरिया के अंदर में, तो भाई एटलीस्ट पेरेंट्स को देखना चाहिए, वहां पर सोसाइटी के लोगों को देखना चाहिए जाकर, क्योंकि तुम्हारी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उस स्कूल के अंदर में। तो वहां पर जाकर चीजों को चेक करना तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम अगर नहीं कर पा रहे तो गांव के प्रधान को आगे लेकर चलो, क्योंकि गांव के प्रधान के तो कंट्रोल में रहती है चीजें यहाँ पर, वो तो तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है, वो चीजों को देखेगा। तो ये कहीं ना कहीं, अगर कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है और स्कूल का ढांचा सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये कलेक्टिव फेलियर है पूरी सोसाइटी का, अगर बच्चे को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है।
तो स्कूल, पेरेंट, सोसाइटी, तो सबको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो उसमें पेरेंट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और स्कूल की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उस बच्चे के ऊपर में तांडव मत करो कि वो फेल क्यों हो गया, क्योंकि जिस सोसाइटी में तुम उसको रख रहे हो ना, जिस तरीके से तुम उसको ट्रीट कर रहे हो, ये तुम्हारा फेलियर है, ना कि उस बच्चे का फेलियर है, क्योंकि तुमने उस तरीके का माहौल ही नहीं दिया उस बच्चे को कि वो बच्चा प्रॉपर वे में डेवलप हो सके। अब ये मत बोलना मम्मी मम्मी पापा को लेक्चर सुना दो, वीर भाई ये बोल रहे थे कि हम फेल हो रहे हैं आपकी वजह से आज के बाद में हमको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना ऐसी हरकतें नहीं करनी है, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, आप लोग बच्चे नहीं रहे हो, अभी 18 साल से ऊपर हो चुके हो, ठीक है। जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं वो देश में वोट डाल के गवर्नमेंट चलाने की पावर रखते हैं, तो अपनी जिंदगी नहीं चलाओगे तुम लोग, हैं? तो ऐसी ऐसी हरकतें मत करना। अब यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहाँ पर रिस्क देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर इंक्रीज होता है प्रेशर यहाँ पर, कि भाई साहब एक तरीके सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अर्ली एज में बच्चों के ऊपर में स्ट्रेस आना स्टार्ट हो गया, अभी से उनके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने स्टार्ट हो गए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की आंखों पिक्चर्स में लग रहा है भाई साहब दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, बड़े बड़े बैग टांग दे उनके पीछे, ठीक है। साथ ही साथ में इनइक्वलिटीज देखने को मिलती है यहाँ पर, डिसएडवांटेज जो स्टूडेंट है यहाँ पर वो ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। कहा था ना मैंने अभी कल आर्टिकल डिस्कस किया था कि आईआईटी पढ़ने के बाद भी बच्चा आईआईटी में एजुकेशन मतलब आईआईटी में क्लियर करने के बाद भी उसके पास में इतनी फीस ही नहीं है कि वो एडमिशन ले सके। सोच के देखो यहाँ पर तो क्या प्रॉब्लम वहां पर निकल कर आ रही है। तो ये दुविधा है, आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद भी वहां से ड्रॉप आउट करके आ जा रहे हैं बच्चे। पहले तो ये कि 12वीं कर ले तो आईआईटी में एडमिशन लेंगे, अब आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद भी कंडीशन यहाँ पर ही देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हो। तो इसलिए मैंने कल ये आर्टिकल डिस्कस नहीं किया था, मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई, कोविड-19 के लिए ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी एक मुद्दा और यहाँ पर ये सारी चीजें अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो बहुत सारे इश्यू ऐसे निकल कर आ रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर पूरी सोसाइटी का, तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस मुद्दे के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इशू है, कल को चलकर क्वेश्चन पूछे तो इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हो गया, कैसा लगा टॉपिक बताइए जरा। इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा टाइम लेके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा कंफर्टेबल में सारा टॉपिक जो है तसल्ली में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी है तो बताओ,